हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, जो भी साथी हमारे क्लास 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है, यानी कि जो भी साथी हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यौगिक परिवर्तन। या इसी टॉपिक को आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि क्या आता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा यौगिक परिवर्तन केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आता है और ये टॉपिक बच्चों आपका 5 मार्क्स का आता है। अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मैं कहता हूँ 5 नंबर आप अपने तैयार कर सकते हो। और अगर बच्चों हम पूरे पेपर की बात करें, पूरे आपका सिलेबस की बात करें, तो क्लास 12th में हमारा जो टोटली पूर्णांक होता है वो 500 मार्क्स का होता है। उनमें अगर 5 को देखें तो 1% मार्क्स आपके लिए पूरा एक टॉपिक दिलवाता है। तो इसीलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना। हर एक क्वेश्चन को समझ कर चलेंगे तो आपको जो है कि आप इस तरीके से जो रिएक्शंस आती हैं, अब हम बात करें वो नेम रिएक्शंस या क्या होता है जब ऐसे भी रिएक्शंस आती हैं, सारी रिएक्शंस इंटरकनेक्टेड होती हैं। कई सारी ऐसी रिएक्शंस यहीं से जो है घुमा के पूछ ली जाती हैं और हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारी आपकी क्या होंगी, नेम रिएक्शंस, यानी कि जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं, नेम रिएक्शंस होती हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में फंसने वाली हैं। तो हम सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे और आपको बताते भी चलेंगे कि किस रिएक्शंस को नेम रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें देखिए क्या होता है, चीज़ बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं और बच्चों को याद नहीं रहता तो वो रिएक्शंस गलत करके चले जाते हैं। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। क्या है गलती, हम रिएक्शंस में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारी पहली रिएक्शंस है, हमसे बोर्ड एग्जाम में अगर इसी तरीके से पूछा जाएगा कि बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, यानी कि हम कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक एसिड से हम एनिलीन। अब देखो बेंजोइक अम्ल जो होता है इससे हमें एनिलीन प्राप्त करना है। अब इसके लिए मैं एक बात कहूँ, आपको बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए, एनिलीन का पता होना चाहिए, तो आप इजली से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो आपको अभी भी टाइम है, समझ लीजिए, सीख लीजिए और आप इजली इसको कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक अम्ल का आपको जो बेंजीन जो रिंग के अंदर हम फार्मूला बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा दें या आप डायरेक्टली बीच में गोला कर सकते हैं। COOH ये आपका होता है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है। अब हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है, देखिए जोड़ने में हम काफ़ी ज़्यादा इन रिएक्शंस को सीख चुके हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंस रखते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसके ऊपर लिख देते हैं या फिर आप प्लस करके यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे ESOCl2 लिखेंगे। ESOCl2 को लेंगे तो होगा क्या, इसको समझो ध्यान से। देखिए जो इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं इनमें ज़रूरी नहीं होता है क्या निकला हुआ है वो लिखना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते चला जाना होता है। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारा CO था, इसके साथ में हम एक Cl लगाएंगे। ये जो CO है इसका OH हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा तो हमारा बन जाएगा COCl, ये बन गया। अब यहाँ पर हमारा कुछ कंपाउंड निकला भी होगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो इसका नाम लिख लीजिए। देखो COCl है तो इसका हो जाएगा वेंजल, ठीक, और Cl लगा तो हो जाएगा क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम वेंजल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम लिख लिया। अब हम इसी के साथ में एक रिएक्शन और आगे स्टेप बढ़ेगा और यहाँ पर हम रखेंगे NH3। अब NH3 आपको पता है क्या होता है, अमोनिया होता है। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, इसका NH2 आगे जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस CO को Cl हट जाएगा और डायरेक्टली आपका यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा। अब NH2 जुड़ जाएगा, अब आप कहोगे सर इसका भी नाम बता दो, तो इसका बच्चों आप नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। इसका हो जाएगा CONH2 है, वेंजामाइड हो जाएगा, वेंजामाइड। देखिए ये आपका हो गया वेंजामाइड। अब अगर आपको बोर्ड में इसके नाम ध्यान नहीं तो आप नाम ना लिखें तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब इस CONH2 बन गया। अब यहाँ से हम इजीली इसको एनिलीन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके यहाँ पर प्रेजेंस लेनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो अब यहाँ पर हमें जो लेना पड़ता है
Br2 ले लेते हैं। चलो Br2 अपॉन में Br2 और क्या ले लें, KOH ले लें, NaOH। चलो NaOH हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हमें उपस्थित में जरूर लेना है। अब देखो, अब हमारा जो लास्ट कंपाउंड है वो बनने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर अब NH जो CO है वो हट जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा आपका NH2। अब आपका NH2 रह गया और यही बच्चों आपका है एनिलीन। ये आपकी क्या हो गई, एनिलीन। काफ़ी ज़्यादा सरल होती है, इसमें कोई वो नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए किस किस को जोड़ेंगे, क्या पर कहाँ पर क्या रहता है। अब बच्चों ये तो यहाँ पर हो गया, लेकिन आप कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उस चीज़ की भी हमें ध्यान रखना रहता है। तो इस रिएक्शन को हम चाहें तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो क्या बचेगा वो भी हम निकालेंगे, SOCl बचेगा, जो भी बचेगा उसको हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर NH3 था, अब हमारे पास Cl निकला तो HCl निकल जाता है यहाँ पर, लेकिन हमने नहीं लिखा ना नेगेटिव करके। अब हमें ये सारी चीज़ों की यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना मेन कंपाउंड बनाना रहता है जो कि हमारा है एनिलीन। हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे वो हमने बना दिया। यानी कि ये हमारा था बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड से हमें एनिलीन प्राप्त करना था, तो हमें 3 स्टेप में रिएक्शंस करानी रहती थी। तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे और ये रिएक्शन बच्चों अगर हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 बार आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारी जो अगली रिएक्शन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल से आपको फॉर्मिक अम्ल बनाना है। अब देखो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये फॉर्मिक अम्ल में जब परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, टेम्परेचर यहाँ पर होता है। तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र अगर हम लिखें डायरेक्टली तो हम लिखेंगे C2O4H2, ठीक है। अब आपको हो सकता है अजीब लग रहा होगा, तो आपने एक सूत्र इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, COOH सिंगल बॉन्ड लगा होगा, COOH ऐसा लिखा हुआ शायद आप लोगों ने देखा होगा। अब इसमें काउंट करो, 1 2 C है तो 2 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। तो ये सेम यही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर एक रिएक्शंस के तौर पर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर इसको हमें फॉर्मिक अम्ल में हम डायरेक्ट परिवर्तित करते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आपको याद रख लेना होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर उपस्थित में आपकी ग्लिसरॉल रहती है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल रहती है। ये छोटी रिएक्शन से यहाँ पर टेम्परेचर और आपकी प्रेजेंस उपस्थित किसकी रखनी, याद कर लिया ना, तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल उपस्थित रहती है और हमको क्या बनाना, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आपको पता होगा HCOOH, और फॉर्मिक अम्ल आपकी लाल चींटी में पाया जाता है। अब हमें यहाँ पर लास्ट स्टेप अगर हम चाहें तो इतना लिख दिया, अब हम इसमें लिख भी देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1 C का प्रयोग हो गया, 2 हाइड्रोजन प्रयोग हो गए और 2 ऑक्सीजन प्रयोग हो गए, इतना प्रयोग हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1 C बची और 2 ऑक्सीजन बचे, तो हम इसको निकाल देंगे, 1 C हो गया और 2 ऑक्सीजन, यानी कि इसको हम CO2 के रूप में निकाल देंगे। और यही बच्चों आपका है क्या, फॉर्मिक एसिड, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, या फिर आप अम्ल कह सकते हैं। समझ में आ गया। 1 से 2 बार इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना, बार बार लिखना, तभी आपको आएंगी। और आप सोच रहे होंगे इसको रट लें, तो रट नहीं पाओगे बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगली रिएक्शन है बच्चों कि प्रोपीन। अब देखो प्रोपीन से प्रोपेन 1 अब ये रिएक्शंस जो है अगर आप लोगों ने IUPAC को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस रिएक्शंस को इजीली से बना पाओगे, कर पाओगे। अब ये सारी रिएक्शंस तो ऐसी थी जो आपकी एक तरीके से इंटरकनेक्टेड थी, आपने कई सारे क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपको ये सारी रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी। अब इस तरीके से प्रोपीन से प्रोपेन 1 अब इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि ये रिएक्शंस इसमें आती है उसमें आती है, ये कभी कभी डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। और ये रिएक्शंस भी इस तरीके से कई रिएक्शंस जो हैं बोर्ड के पेपर में आजकल पूछी जा रही हैं न्यू ट्रेंड में। तो आपको देखना होता है कि आपके हमारे पेपर में
क्या क्या नई चीज़ें ऐड डाउन की जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी हटाई जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम देखेंगे तो इस तरीके की रिएक्शंस भी बोर्ड एग्जाम में अब काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं कई सालों से। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम रिएक्शंस पता होना चाहिए। अब देखो प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। अब देखो यहाँ पर इन लगा है। अब इन का मतलब होता है बच्चों, अगर कहीं पर इन लगा हुआ है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, अगर एन लगा हुआ है तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड उसके बीच में होगा, अगर बच्चों आयन लगा हुआ है तो वहाँ पर हमें कहीं पर बीच में देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एन एन आयन होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखो प्रोपीन है तो इन आ रहा है, यानी कि प्रोपेन में थे तो प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप का शब्द यूज करते हैं प्रोप, और यहाँ पर इन लगा है, यानी कि कहीं पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, याद होना चाहिए। ठीक है, इससे हमें बनाना प्रोपेन, यानी कि जो हम बनाएंगे उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कार्बन उतने रहेंगे, बस हमें OH समूह जोड़ना है। ऑल जो होता है OH समूह होता है एल्कोहल वाला, और अल जो होता है CHO होता है जो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को जब हम बनाएंगे तो 1 से 2 स्टेप लग जाएंगे। देखो प्रोपीन का हम सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3, फिर हम लिखेंगे CH, फिर हमें एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा लेना है और यहाँ पर हमें CH पहले लिख लेना है। अब देखो एक कार्बन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन एक तरीके से उधर हो गए, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, CH2 लिखना पड़ेगा, तभी तो हम हाइड्रोजन की जो हमारा कार्बन है इसकी सारी बैलेंसी को पूरा कर पाएंगे। तो ये बच्चों आपकी हो गई प्रोपेन। अब हमें प्रोपेन से बनाना क्या, प्रोपेन बनाल, तो हम सबसे पहले इससे क्या बनाते हैं, प्रोपेन बन ब्रोमो बना लेते हैं, प्रोपेन बन ब्रोमो बना लेते हैं, तो हम उससे इसको बना लेंगे, इजिली हमारी बन जाएगा। Br से हम KOH के जो पहले हम HBr ले लेंगे, फिर हम KOH ले लेंगे, देखो HBr, और साथ ही साथ हम पेरोक्साइड भी ले लेते हैं, पेरोक्साइड। अब देखो बच्चों अगर आपको पेरोक्साइड ध्यान में नहीं रहता तो इस रिएक्शन को छोड़ के एग्जाम में मत आना, बना के आना। देखो हम क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पर हम सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि CH3 CH2 हो गया, और इधर भी रहेगा CH3 और CH2, और इधर आपका एक Br लग जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इसका HBr का Br इधर लग जाएगा, और इसका एक H जो था वो निकल जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर बीच में आकर इसका बॉन्ड रिफ्लेक्स कर देगा, HBr हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसके नाम की बात करें 1 2 3, यानी कि 1 ब्रोमो कर सकते हैं या प्रोपेन 1 ब्रोमो, Br लगा है तो इसका आप नाम लिखना चाहें तो लिख दें, अन्यथा आपको कोई ज़रूर नहीं, इसका नाम लिखें जरूरी है। अब हम इस कंपाउंड को उठाएंगे, इसको इधर उठा के लिख लेते हैं। अगर रिएक्शन रिंग में होता तो हम इजीली वहीं पर कर देते, लेकिन फिर आगे इतनी जगह नहीं मिल रही तो हम इसको लिख लेते हैं। CH2 रहेगा, इधर आपका CH2 रहता है, और यहाँ पर आपका Br रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना क्या है, ऑल, यानी कि यहाँ पर हमें समूह कौन सा लगाना है, OH। तो इसके लिए सॉरी बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी, या आप इसी पे लिख लो जलीय KOH। क्या लिखोगे, जलीय KOH, और इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। ठीक है, जो इसको हीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH2। आप चाहे इसको प्लस में करके भी लिख सकते थे, HBr को प्लस में करके भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो CH3 रहेगा, फिर आपका CH2 रहेगा, फिर आपका CH2 रहेगा, और इसी के साथ यहाँ पर आपका OH रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्या, OH। आप इसको OH को उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा देंगे, और इसी का नाम बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, इसी का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, या 1 ऑल प्रोपेन भी आप इससे लिख सकते थे, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें रिएक्शंस करनी थी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, अब बच्चों अगली हमारी रिएक्शंस है कि एथेन से आप ब्रोमो एथेन को कैसे प्राप्त करोगे। और ये भी रिएक्शंस, अगर आपको रिएक्शंस आती हैं, आपने IUPAC नेमिंग अच्छे से पढ़ रखी तो आप इजीली इसको कर सकोगे। देखो एथेन का सूत्र होता है CH3, यानी कि 2 कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो CH3 CH3 हो जाएगा, या आप CH2H6 लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं, इस तरीके से। और एथेन से हमें बनाना क्या है, ब्रोमो एथेन। अब देखो हमें ब्रोमो यानी कि यहाँ पर Br समूह लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Br2 लगा देंगे, Br2 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको याद रहे तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति रहती है, और 520 से लगभग में 520 से 700 670 केल्विन तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, तो वो आपको याद नहीं रहता तो आप इजली इसको कर सकते हैं। अब हमें बनाना का ब्रोमो एथेन, अब हमारा ब्रोमो एथेन इजली बन जाएगा, CH3 रहेगा, इधर आपका CH2 रहेगा,
इधर आपका Br रहेगा, ठीक है। ब्रोमो एथेन हो गया, प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पर H5 हो गई और एक Br, यानी कि HVr के रूप में यहाँ पर निकल जाएगा और इसी का नाम है ब्रोमो एथेन। आप इसको इजीली बना सकते हैं, काफ़ी सरल रिएक्शंस है और ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं गई है। ये रिएक्शंस आपकी अगर हम बात करें तो ये शायद NCERT की एग्जाम्पल है, NCERT। आप जब NCERT की ऑफिशियल जो बुक होती है, ओरिजिनल बुक आती है, उसको पढ़ोगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल है ये। लेकिन आपको पता होगा कि कई सारे पेपर बनता है उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो NCERT के डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और उसमें अगर सबसे अच्छा आपको उदाहरण देखना है तो आप NEET का देख सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट में एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम के पेपर में वहाँ पर जो नीट का पेपर होता है NTA कंडक्ट कराता है, वहाँ पर डायरेक्टली जो है जो आपकी बुक होती है वहाँ से एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं देखने को। तो आपके बोर्ड के पेपर में कई सारे, अगर हम बात करें एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा में देखने को मिलते हैं वो आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी भी एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना चाहिए जो हमारे बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए बच्चों, अगली हमारी जो रिएक्शंस है, अगर आपने बोल्टेज अपक्रिया पढ़ी होगी तो आप इस रिएक्शंस को इजीली से बना सकते हो। देखो रिएक्शंस क्या है कि मेथिल आयोडाइड से एथेन। आपको पता होना चाहिए कि मेथिल आयोडाइड से एथेन रिएक्शंस हम नेम रिएक्शंस में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के 2 अणु लिए जाते हैं, सोडियम धातु ली जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो हमारी एथेन इजीली से बन जाती है। देखो हम इसको बना देते हैं। मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I रहेगा, ये हो गया आपका मेथिल आयोडाइड। प्लस आपका यहाँ पर क्या रहता है, सोडियम धातु रहती है, सोडियम धातु Na, और इसके कितने अणु रहते हैं, 2 अणु रहते हैं, यानी कि इधर भी हम लिखेंगे CH3I। ये आपका हो गया मेथिल आयोडाइड, इसका आप नाम लिखें, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर याद रखेंगे, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती तो हमारा एथेन बन जाता है, यानी कि C2H6 हम इसको कह सकते हैं, या आप C2H6 ना लिखें तो इस तरीके से आप लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका CH3 और इसका CH3 जुड़ जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, आपका Na बचा और I बचा। अब देखो यहाँ पर I कितने हैं, 1 और 2I हैं, तो हमने यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2I हो गए। अब यहाँ पर I 2 होते ही यहाँ पर Na भी 2 हो गए, तो हम 2 Na के पास भी बढ़ा देंगे और ये रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस करने को हम कहते हैं रिएक्शंस, अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो ये अभिक्रिया जो है हमारी संतुलित हो गई है। तो इस तरीके से हम एथेन को प्राप्त कर लेंगे। एथेन ये आपका हो गया है, समझ में आ गया, ठीक है। अगली रिएक्शन है कि प्रोपीन, देखो यहाँ पर इन है, मतलब इन का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड है। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है। ये प्रोपीन जो होती है, इस प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हमें प्राप्त करना है। अब हम कैसे बनाएंगे प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, देखो सबसे पहले हमें प्रोपीन का सूत्र पता होना चाहिए और आइसोनियो और के बारे में आपने पढ़ा होगा, आइसोनियो, ठीक है। देखो प्रोपीन का सूत्र क्या हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। CH3 रहेगा, इधर हम लोग CH2 लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, CH2 लगा देंगे। 1 मिनट, CH रहेगा बच्चों, CH2 नहीं। फिर इसके पास ज़्यादा बैलेंस, देखो 1 हाइड्रोजन से 2 इन डबल बॉन्ड से 1 इस पास से 4 कार्बन की बैलेंस ही पूरी हो जाएगी। अब ये बच्चों आपकी हो गई प्रोपीन, प्रोपीन हो गई, ठीक है। अब हमें इससे बनाना है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब देखो इस प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम ब्रोमाइड यानी कि यहाँ पर Br की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने ले लिया HBr और इसकी कराएंगे हम रिएक्शंस HBr, ठीक। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना, आइसो, ठीक है, हम बना देंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखो CH3 रहेगा, यहाँ पर आपका CH2 हो गया, यहाँ पर जो दूसरा कार्बन होता है वहाँ पर हमें लगा देना है Br को, ठीक है, और इधर हमें लगा देना CH3। अब अगर आप इसका नाम लिखोगे तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पर देखो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, 1 मिनट, 1 2 3 और 4, हाँ ठीक है, बैलेंस ही पूरी है। अब इसका आप इस तरीके से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड एक नाम हो गया इसका, ठीक है। एक आप इसका दूसरा नाम भी कह सकते हो, इधर से नंबरिंग कर लो चाहे जिधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 हम लिख लेंगे इसको 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन होता है बच्चों, प्रोपेन
टू ब्रोमोप्रोपेन ए भी नाम लिख सकते हैं, एक तरीके से वो हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका IUPAC नेमिंग, ठीक है, ए आई का IUPAC नेम हो जाएगा, और एक तरीके से कॉमन नेम इसको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ए भी नाम सही है तो हम चाहें ए भी लिख लें, और ऐसे भी आप सेम चीज़ है टू ब्रोमोप्रोपेन लिखें या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, सेम चीज़ है, सेम स्ट्रक्चर बनेगा जब आप बनाएंगे। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब बच्चों अगली रिएक्शंस देखो, और ये रिएक्शंस बच्चों आपके बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, ठीक है। अगली रिएक्शन भी इसी प्रकार से कि ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन इन निकल रहा है से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, यानी कि डबल बॉन्ड से में सिंगल बॉन्ड में आना है। समझ रहे हो, 2 ब्यूटीन, देखो ब्यूटीन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि यहाँ पर कार्बन रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4, ठीक है। देखो हम यहाँ पर 4 कार्बन, हम ले लेंगे CH3, हम ले लेंगे CH2, ले लेंगे CH2 नहीं CH रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा, और इधर हम लोग ले लेंगे CH2। 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब ये डबल बॉन्ड आप इधर CH2 लिख के यहाँ पर लगा देते, लास्ट में CH3 लगाते, तब भी सही है, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो। तो अब हमें जब इस तरह से लिखा तब इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, इधर से लिखते तो इधर से नंबरिंग करते, तो कोई टेंशन नहीं। अब हमें ब्रोमो यानी कि VR लाना, तो इसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर HVR, ठीक है, HBR अब लगा दिया हमने। अब हमने इसकी रिएक्शंस करानी है। अब यहाँ पर उपस्थित रहती है पेरोक्साइड की, ले लेंगे, चलो पेरोक्साइड। अब आपको उपस्थित याद नहीं रहती तो आप छोड़ देना, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। अब देखो VR की उपस्थित रहती है, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, मैं चाहता तो नहीं बताता हूँ, आप कैसे याद रख पाएंगे। अब आपको याद रहता तो वो अलग बात है, नहीं याद रहता तब भी आप रिएक्शंस बनाएंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको हर एक चीज़ बताना है कि कहाँ पर क्या रहता है, कैसे में बनाना रहता है, ठीक है। अब जो HBR है, अब हमें बनाना 1 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो हम ले लेंगे CH3, ले लेंगे CH2, ले लेंगे CH2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन बन गया है, अभी प्रोपेन नहीं बना क्योंकि हाइड्रोजन कम है। अब हमें बनाना क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमेन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लेंगे CH2, ठीक है, और इधर साइड में इसमें हम BR लगा देंगे, या फिर हम साइड में ना लगाकर ऊपर लगा देते, जैसे इसमें लगा हुआ है इस दूसरे कार्बन पर, तो हम यहाँ पर इधर ऊपर लगा देते, नीचे लगा देते, तब भी हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पर एन शब्द यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। समझ में आ गया ना, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है बच्चों बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शंस को वैसे कैसे बनाएंगे, देखो बेंजोइल क्लोराइड, सबसे पहले हम बनाएंगे रिंग, बेंजोइल क्लोराइड। और अगर आपको याद रहेगा तो ये रिएक्शंस जो है, ये नाम जो है बेंजोइल क्लोराइड, हम पीछे देख चुके हैं। चलो हम इस पे लगा लेते हैं COCl, चाहे आप इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। अब हम अभी आपको दिखा भी देते हैं, शायद हमने कहीं पर देखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड COCl2 लगा, यहाँ पर हमने 1 नंबर पर इधर लगा दिया। अब देखो इसमें अगर अदर चीज़ लगाते तो हम कहते हैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर लगा तो यहाँ से नंबरिंग कर दो, 1 नंबर पर आएगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। जिसमें एक चीज़ लगी होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप कहीं पर भी लगा दो। लेकिन अगर हमें यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जब लगाना पड़ जाएगा तो हमें इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इससे हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। अब हमें बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा H2, और H2 के साथ साथ आपको उपस्थित याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो छोड़ देना। यहाँ पर रहती है PD BaSO4 की, ठीक है। नहीं याद रहती छोड़ देना, लेकिन ये रिएक्शन बना के आना, ठीक है, PD BaSO4, ठीक है। अब हमें बनाना क्या, बेंजल्डिहाइड, और इजीली डायरेक्टली यहाँ पर बन जाती है बेंजल्डिहाइड आपका। और बेंजल्डिहाइड में यहाँ पर लगा होता है CHO। अब आप हम चाहते तो ऊपर लगा देते, फिर आप कहते सर आपने ये चीज़ नीचे लगाई, ऊपर क्यों लगा दी, तो आप यहाँ पर लगाएं, ऊपर लगाएं, बीच में लगाएं। एक कार्बन में बता रहा हूँ, एक चीज़ लगती है तो एक कोई भी किरात्मक समूह लगता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखो हम बात करें तो इसमें रिएक्शंस आपको
कुछ बुक्स होंगी, आप लोग अंसाल पेपर, क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करते होंगे, तो उसमें बीच में गोला नहीं दिया होगा। उसमें जैसे इस यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे दिया, एक यहाँ पर डबल ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, इस तरीके से बना हुआ देखा होगा। या फिर आप इसी को ऐसे भी बना सकते हैं। देखो इसमें एक यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन लग रही है, देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, एक बीच में खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली। तो ये आपको एक क्रम जो होता है इसको एकांतर क्रम कहते हैं। एकांतर क्रम में हमें डबल बॉन्ड लगा देना है, कहीं पर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो ही चीज़ें इसमें संभव होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अब हमें यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, छोड़ दो उस चीज़ को, क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। और अगर आप चाहें तो इसमें आप HCl को बाहर कर सकते हैं। HCl कैसे, देखो यहाँ का Cl बचा, CO यूज हो गया, यहाँ पर आपका एक H यूज हो गया और HCl निकाल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब जो अगली रिएक्शन देखो 9th नंबर, देखो फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। आप देखो फेनिल मेथिल कीटोन से, आप काफ़ी ज़्यादा नाम बड़ा दे दिया, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखो फेनिल, यानी कि हमें यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, बेंजीन की हमें रिंग तो बनानी है। और हम बच्चों जो भी रिएक्शंस पढ़ाते हैं उसमें बीच में गोला ही करते हैं, डबल बॉन्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें इजीली हमें आराम दिखाई देती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम शुरू से बना रहे हैं। अब देखो फेनिल अब मेथिल कीटोन, यानी कि COV रहेगा, कीटोन हो गया, और यहाँ पर क्या रहेगा मेथिल, यानी कि CH3। ये हो जाएगा फेनिल मेथिल और कीटोन का आपका सूत्र हो जाएगा। अब हमें इसके से बेंजोइक एसिड बनाना है, और बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर KMnO4 ले लेते हैं, चलो KMnO4, और इसका निगेटिव पार्ट लेते हैं, KMnO4 निगेटिव लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम बना देंगे, देखो ठीक है, हमारे क्या बनाना, बेंजोइक एसिड COOH। अब COOH बनाना हमें O लाना, तो हम यहाँ पर KOH भी लिख लेंगे, ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COOH, और यही बच्चों हो गया आपका बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया। तो बच्चों आपकी जो 9 रिएक्शंस थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इस तरीके से हमें रिएक्शंस बनानी रहती है। हम और भी रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली मैं टारगेट लेकर चलूँगा, आपको 50+ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि आपको रिएक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों अगर आपने 50+ रिएक्शंस की तैयारी कर ली, तो आपको वहाँ पर जो 3 टॉपिक आता है, एक आपका यौगिक परिवर्तन हो गया, और दूसरा आपका कैसे प्राप्त करोगे या फिर क्या होता है जब, एक होता गया टॉपिक, और तीसरा टॉपिक आपका नेम रिएक्शंस हो गया। ये तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब आप 40 से 50 या 60 रिएक्शंस को पढ़ लोगे, तो आपके बोर्ड के पेपर में कोई ऐसी रिएक्शंस आपको नहीं देखने को मिलेगी जो आप कहोगे कि हमने ये रिएक्शंस नहीं पढ़ी है। बस आपको प्रेजेंस वगैरह याद नहीं रह सकते, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर एक चीज़ याद रहती है, हमको भी नहीं याद रहती, कभी कभी चीज़ भूल जाते हैं, कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमें भी देखनी पड़ती हैं। तो आप लोग एक बार पढ़ेंगे, भूलेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, तो आपको याद बनी रहती हैं। आपको मल्टीपल टाइम रिकॉल करते रहना उस चीज़ों को, और आपको रिएक्शंस जो है उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, जिससे आपको इजीली याद रहेंगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस रहता है, तो आप हमसे पूछ लीजिए, और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।